हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रेटेजिक चेंज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से याद भी करेंगे। इस टॉपिक में से 5 क्वेश्चन बनते हैं लगभग। वो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको वो सारे आंसर्स याद हो जाएं। मेरे को यार इस बार इंट्यूशन आ रही है कि इस टॉपिक में से आपके सितंबर 25 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये वाली वीडियो प्लीज मिस मत करना। ठीक है सर, मैं आपको हर वीडियो में नहीं बोलता कि सितंबर 25 के अंदर मेरे को लग रहा है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, बट आज की वीडियो में से जो स्ट्रेटेजिक चेंज टॉपिक है मेरे को लग रहा है कि सितंबर 25 में आईसीए क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चेंज होता क्या है सर? देखो, स्ट्रेटेजिक चेंज कुछ नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को, जो कि फोकस करती है न्यू प्रोडक्ट्स पे, न्यू मार्केट पे, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस पे एंड न्यू सर्विसेज पे। ठीक है सर, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भाई ये तो भाई बात सही है कि स्ट्रेटेजिक चेंज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये इजी प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं होता। दैट इन्वॉल्व्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, जो इन्वॉल्व करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है सर, ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजिक चेंज की डेफिनेशन। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? एग्जाम के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो सर, 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक चेंज को इनिशिएट करने के लिए, कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ठीक है, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, और क्यों जरूरत है, आपको क्या नीड पड़ी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कुछ चेंज लाना चाहते हो। देन सेकंड, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। इसका मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉयज हो, मैनेजमेंट के बंदे हो, वो सब एक पेज पे आने चाहिए। उनकी जो विजन है वो एक बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कुछ बोल रहा है, कोई दूसरा टॉप एग्जीक्यूटिव कुछ और बोल रहा है और वो खुद ही उनकी जो विजन है वो सेम नहीं है। देन थर्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इसका मतलब है कि जब आपने सोच लिया कि अब हमें चेंज करना है, तो अब हमारा एक्शन का टाइम है, अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, और अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब रतन टाटा जी ने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर किया था, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि यार ये दोनों कंपनियां लॉस में चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिमाग में लाया होगा कि रिकॉग्नाइज किया होगा उन्होंने कि यार हमें चेंज करने की जरूरत है, इनको हमें इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है। ठीक है, देन सेकंड चीज क्या होगी, उन्होंने अपने सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया होगा और उन्होंने जो अपनी विजन है वो उनके साथ शेयर करी होगी। एंड थर्डली, उन्होंने जो अपनी विजन, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया होगा, तभी जो आने वाले टाइम में ये दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल हो पाई होंगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक चेंज को इनिशिएट करने के लिए। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है, पहला स्टेप है कि आप डायग्नोज करो विच फेसेट्स मतलब विच एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। तो आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर आप देखो कि जो आपके कॉर्पोरेट कल्चर के अराउंड में सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो ये आपको कह रहा है कि आप एक स्वॉट एनालिसिस कर लो, ताकि आपको अपने एनवायरनमेंट के अंदर आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स हैं, उनके बारे में अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, वेयर द लेक्यूना लाइज एंड स्कोप फॉर चेंज एग्जिस्ट। तो आपको पता चल जाए कहाँ पे लेक्यूना लाई करता है आपकी एनवायरनमेंट के अंदर और कहाँ पे स्कोप लाई करता है। ठीक है सर। सेकंड स्टेप क्या है? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉयज और आपकी कंपनी का जो विजन है वो एकदम सेम होना चाहिए, आप दोनों सेम पेज पे होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके इंडिविजुअल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो कोइंसाइड करना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉलो अ शेयर्ड विजन। अब सीनियर मैनेजर्स नीड टू कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट द विजन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। तो भाई अगर आपको एक ही विजन रखना है सबका, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके सीनियर मैनेजर्स होंगे उनको कंसिस्टेंटली अपने सभी मेंबर्स को वो विजन बार बार डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनको अपने साथ एक मिशन के अंदर जोड़ना पड़ेगा। द एक्शंस taken have to be credible, highly visible and unmistakably indicative of management seriousness। तो जो भी आप एक्शन लो वो काफी क्रेडिबल होने चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि ये मजाक नहीं चल रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है सर। लास्ट क्या आपका स्टेप? इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, यानी कि अब आपका एक्शन का टाइम आ गया, अब आपका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। तो दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज which requires implementation of the change strategy. Creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back to the old days। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखोगे कि यार हमें ये चेंज करना ही है, अच्छा एटीट्यूड रखोगे, तभी आपको ऐसा नहीं होगा कि जो जितना आप आगे पहुंचे आप दोबारा से पीछे नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ते रहोगे, अपने पुराने दिनों में वापस नहीं जाओगे। Then, besides, change process must be regularly monitored and reviewed to analyze the after effects of the change। देखो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंज इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते ही हैं, तो उनको मॉनिटर करना जरूरी है कि हमें कितना बेनिफिट हुआ चेंज करने से और कितना नुकसान हुआ। ठीक है सर, ये आपके 3 स्टेप्स हो गए, एक बार याद करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या आपका? सबसे पहला है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। देन सेकेंड, create a shared vision to manage the change and at last institutionalize the change। तो ये 3 स्टेप्स आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए, तो सर अब बात करते हैं कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज की। सर अभी तो आपने बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं चेंज के और हम पढ़ भी चुके हैं। अब ये कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज क्या है? सर देखो, अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आपको कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज बताने हैं, उसके फेजेस बताने हैं, तो आपको कर्ट लुईस वाला पॉइंट लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल कि स्टेप्स टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज बताओ, तो जो अभी हमने पढ़ा आपको वही बताना है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो स्टेप्स अभी हमने पढ़े हैं वो एक तरह से आपसे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक चेंज कैसे लाना है, लेकिन कर्ट लुईस बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उसके अंदर चेंजेस कैसे लाने हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि जो बिहेवियरल चेंज होते हैं वो फेजेस में आते हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो आपने आज इनिशिएट किया चेंज और वो एकदम से सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये फेजेस की बात करता है कि आपको लोगों के साथ डील कैसे करना चाहिए चेंज के अंदर, उसके क्या फेजेस है। आपको पहले फेज के अंदर लोगों को अनफ्रीज करना चाहिए, सिचुएशन बतानी चाहिए। देन सेकंड फेज के अंदर आपको चेंजेस करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड थर्ड फेज के अंदर आपको रीफ्रीज करना चाहिए। ठीक है, एक बार समझते हैं तीनों फेजेस क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला फेज मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको अनफ्रीज करनी चाहिए सिचुएशन। अनफ्रीज का मतलब होता है कि आपको एकदम से शॉक नहीं देना अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथ जो आपके लोग काम करते हैं, कि हमने देखो ये सब चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको उनको पहले एक मीटिंग रखनी है, आपको धीरे से उनको सिचुएशन बतानी है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें चेंज करने की जरूरत है और हम ये आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाने वाले हैं, ताकि उनको शॉक ना लगे एकदम से। ठीक है, देन सेकेंड चीज, आपको चेंजिंग करनी है सिचुएशन के अंदर। ठीक है ना, आपको चेंज लाना है इस सेकेंड फेज के अंदर। और थर्ड, आपको रीफ्रीज करना है। रीफ्रीज का क्या मतलब है सर? रीफ्रीज का मतलब है कि अब जो आप चेंज लेके आए हो, अब ऐसा ना हो कि वो जो एम्प्लॉयज है, जो लोग चेंज होना शुरू हो गए थे और कुछ चेंज हो भी चुके हैं, अब वो दोबारा से अपने बैक उसी पुराने हरकतों पे चली जाए। उनको आप बार बार उनको मोटिवेट करते रहो, उनको ट्रेनिंग देते रहो, ताकि जो चेंजेस आप लाए हो वो एकदम फिक्स हो जाए और वो बार बार चेंज ना हो। ठीक है सर, तो ये कर्ट लुईस के 3 फेजेस होते हैं चेंज के। पहला, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, सेकेंड, चेंजिंग द सिचुएशन, एंड थर्ड,
रीफ्रीजिंग द सिचुएशन। अब एक एक करके इन फेज को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला मैंने आपको बताया अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। इसमें क्या है सर, मेक्स द इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द नेसेसिटी फॉर चेंज। आपको अपने इंडिविजुअल्स, अपने लोगों को अवेयर करवाना है कि यार देखो चेंज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरत है। देन चेंजेस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। ये याद रखना कि चेंजेस एज अ सरप्राइज नहीं आने चाहिए आपके लोगों के पास। देन अनफ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड एटीट्यूड्स and behaviors, customs and traditions so that they can start a clean state। तो जो अभी तक लोग करते आ रहे थे, उनका ट्रेडिशन उनका एक तरह से एटीट्यूड बन चुका था, बिहेवियर बन चुका था, कस्टम बन चुका था। अब उसको ब्रेक करने का टाइम है। अब उनको एक न्यू स्लेट देनी है कि अब आपको सारा काम नए तरीके से सीखना चाहिए। देन चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। अब इस फेज के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके लोग हैं, वो किसी भी तरीके से जो हमने नई चीजें इंप्लीमेंट करी है उसमें वो ढल जाएं। अभी आप 3 तरीकों से कर सकते हो। आईसीआई ना आपसे एक सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि अगर आपको लोगों का बिहेवियर पैटर्न चेंज करना है तो कौन से तरीके हो सकते हैं उनको चेंज करने के। ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि आप उनके साथ कंप्लाइंस का तरीका अपनाओ। कंप्लाइंस का तरीका मतलब होता है कि आप अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ढंग से तो उनको रिवॉर्ड दो, और अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उनको पनिशमेंट दो। तो क्या होता है, अवॉइड अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि फियर, उनको अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अवार्ड दे दिया आपने, और गलत काम कर रहे हैं तो आपने उनको पनिशमेंट दे दी। फियर ऑफ पनिशमेंट और एक्चुअल अवार्ड रिवॉर्ड सीम्स टू चेंज द बिहेवियर फॉर द बेटर। ये एक तरह से आजकल हमारी गवर्नमेंट भी करने पे तुली हुई है कि भाई जो बंदे आजकल थोड़ा भी गलत काम कर रहे हैं तो उनको पेनलाइज कर रही है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दे रही है। देन सेकंड चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज, अपने लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण रख दो कि वो लोग सोचे कि यार मेरे को भी ऐसा ही बनना है। मान लीजिए आज एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ है कंपनी के अंदर, तो जो अकाउंटिंग हेड था वो सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे से सीख जाए और उसके इतने बेनिफिट्स निकल के आए कि यार जो आप उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, जिनको वो सॉफ्टवेयर सीखना है, वो मोटिवेट हो जाए कि यार मेरे को भी ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही सीखना है जैसे मेरे सर ने सीख लिया है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमारा जो काम है वो कम हो रहा है और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी बढ़ रही है हमारे काम में। तो हमें एक मॉडल क्रिएट कर देना है कि यार ताकि लोग उसको देख के एडमायर करें और उस जैसा बनने की कोशिश करें। देन इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब है कि आप उनकी ट्रेनिंग करो, उनको एस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो कि जो चेंज हम कर रहे हैं उसको वो सीखे, उनका खुद से मन करे कि हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग पे जाए और हम इन चेंजेस को सीखें। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेसेस टू एडजस्ट टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस। आइडेंटिफिकेशन में क्या था, अकर्स व्हेन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस। जब उनके दिमाग से आप खेलोगे, उनको इंप्रेस करोगे कि भाई आइडेंटिफाई करो देमसेल्फ विद द गिवन रोल मॉडल्स। जो उन्होंने रोल मॉडल्स दिखाए हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, तो आप भी सोचो कि हमें इनके जैसा बनना है। तो हमने उनका साइकोलॉजिकली चेंज कर दिया, उनको मोटिवेट कर दिया कि हमें इस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है सर। देन लास्ट आपका फेज होता है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग अकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। जो नया बिहेवियर है, जो हम नया चेंज लेके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है, अब सभी लोग उसी तरीके से काम करते हैं। द न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली फॉर सक्सेसफुल एंड परमानेंट चेंज टू टेक प्लेस। तो भाई जो नया बिहेवियर है वो पुराने बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर देना चाहिए, उसको एकदम खत्म कर देना चाहिए जो पुराना हम करते आ रहे थे, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो चेंज है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। In order for the new behavior to become permanent, it must be continuously reinforced so that new acquired behavior does not diminish or extinguish। तो भाई जो भी हमने चेंजेस करे हैं उनको लगातार हमें इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा कि भाई लोग ऐसा ना हो कि उसको छोड़ के दोबारा से अपने पुराने बिहेवियर पे चले जाए। ठीक है सर, ये हो गया आपका कर्ट लुईस मॉडल ऑफ चेंज। पहला फेज आपका था अनफ्रीजिंग, देन सेकेंड फेज आपका था चेंजिंग टू द सिचुएशन, एंड देन लास्ट फेज आपका है रीफ्रीजिंग द सिचुएशन। चलिए अब देखो सर, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है और जनरली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, बट बिकॉज आई वांट टू कवर एवरीथिंग,
फॉर दिस टॉपिक, तो मैंने आपको ये टॉपिक भी नोट्स में दिया है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ ले, बट मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये वाला टॉपिक नहीं कवर करवा रहा, ठीक है। एक देखो चेंज मैनेजमेंट करके एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट ही चेंज कर दी कंपनी की, नहीं। चेंज मैनेजमेंट इसका मतलब है जो हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जो हम स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट, यानी कि हमें उनको इस तरीके से चेंजेस लाने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी को भी एकदम प्रॉब्लम ना हो, बहुत स्मूथली वो इंप्लीमेंट हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। यानी कि चेंज का मैनेजमेंट करना, उसको हम कहेंगे चेंज मैनेजमेंट, ठीक है सर। चलिए देन अब टॉपिक आ जाता है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अगर आपको अपनी कंपनी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, कुछ नए चेंजेस लाने हैं, तो उसके 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताए गए हैं फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस आर, पहला, इट शुड बी बिगन एट द टॉप। तो जो भी चेंज हो वो टॉप से शुरू होना चाहिए, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, वो फोकस होने चाहिए, वो एकदम मिलके उनको पता होना चाहिए कि हम इस कंपनी के अंदर चेंज हमें लाना है, ठीक है। तो अ फोकस्ड, इन्वेस्टेड एंड यूनाइटेड लीडरशिप ऑन that is on the same page about the company's future is reflected in change that begins at the top। जो आपका चेंज टॉप से बिगन होगा, यानी कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स चाहेंगे आपका चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें फोकस्ड होगा, वो सारे के सारे इन्वेस्टेड होंगे, सारे आपके टॉप मैनेजमेंट, और उनकी जो एक लीडरशिप है वो उसके अंदर दिखेगी कि भाई वो सारे सेम पेज पे है और वो कंपनी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं। देन सेकेंड, ensure that the change is both necessary and desired। इसका मतलब है कि जब भी आप चेंज लाना चाहो, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि वो लगे लोगों को कि भाई ये बहुत ज्यादा नीडफुल है और डिजायर्ड है अपनी मैनेजमेंट के द्वारा कि इस कंपनी के अंदर ये चेंज लाना ही है। और बहुत जल्दी जल्दी चेंज लाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है चेंज लाने में, ताकि जो लोग हैं जो चेंज को एब्जॉर्ब कर सके अपनी कंपनी के अंदर, उनको एकदम से दिक्कत ना हो उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए। इसके अंदर क्या लिखा है सर कि इफ अ कॉर्पोरेशन डजंट हैव अ साउंड स्ट्रेटजी इन प्लेस और इंट्रोड्यूसिंग टू मच टू फास्ट कैन फ्रीक्वेंटली बिकम अ मेजर इशू डाउन द रोड। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस लाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है वो छोड़ के जाना शुरू कर देंगे और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। देन आपका थर्ड पॉइंट क्या है, रेड्यूस डिसरप्शन। यानी कि आप कोई भी जब भी नया काम करने जाओगे, कभी भी कुछ नया चेंज लाना चाहोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी भी रैंक के जो लोग होंगे ना, हर रैंक के अंदर कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो रोकेगा आपको चेंज लाने से, जिसको दिक्कत होगी। तो आपको ऐसे बंदों के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बना के रख लेनी है, ताकि आप स्मूथली अपने चेंजेस को एग्जीक्यूट कर पाओ। तो आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो वर्क प्लेस डिसरप्शन को? गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेना कि कुछ इंटरप्शंस आ सकती है। देन गिविंग स्टाफ मेंबर्स द नॉलेज एंड टूल्स दे नीड टू एडजस्ट टू चेंज। तो भाई आप कोई भी चेंज ला रहे हो, तो जो आपके स्टाफ मेंबर्स है, अगर आप उनको पहले से ही टूल्स दे दोगे, पहले से ही समझा दोगे कि यार हम ये चेंज लाना चाह रहे हैं, आप इन टूल्स को सीख लो, इसमें कोई ज्यादा तो है नहीं, आपकी ट्रेनिंग भी हम करवा देंगे, तो वो उनको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उस चेंज को एब्जॉर्ब करना। Then creating an environment that encourages transformation और change। हमें एक environment ऐसी बनानी है, इतने लोग ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही मोटिवेशन रहे उनको कि हमें चेंज आ रहा है तो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारी भी तो नॉलेज बढ़ रही है चेंज आने से। और इस तरीके का अगर माहौल बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इजीली चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा। एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर द चेंज। तो जो भी चेंज एजेंट्स है, जो कि एक तरह से आपने अपॉइंट करे होंगे कि भाई ये सारी चीजें चेंज करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एम्पावर करो ताकि वो इजीली चेंज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड देन ensuring that IT डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे IT डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो IT डिपार्टमेंट है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो कि हम ये चेंजेस लाने वाले हैं, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। देन एनकरेज द कम्युनिकेशन।
ये बहुत जरूरी है कि हमें एक ऐसे चैनल्स बना लेने चाहिए कि भाई जिन भी लोगों को जो जो परेशानी है वो स्मूथली आके आप तक पहुंचा सके और उनको उस चीज का सॉल्यूशन मिले, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो और अपने चेंज को सपोर्ट कर सके। एंड देन रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात फैला दो कि भाई जो चेंज है वो एक नॉर्म है, वो तो होता ही रहेगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आज हो गया तो अब बिल्कुल कभी नहीं होगा, ये आज एक्सेप्शनल इवेंट हुआ है हमारी कंपनी में। ऐसा मत करो, चेंज को एक नॉर्म ही बना दो कि हर बंदे को पता हो गया यार ये तो हर 1-2 साल के अंदर होता ही है कंपनी के अंदर, तो उनका घबराहट जो है चेंज से वो खत्म हो जाए। ठीक है सर, चलिए। तो चेंज रेडीनेस मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी to continuously initiate and respond to change. They must be prepare for change in advance and accept and expect them कि भाई ये चेंजेस तो आने ही वाले हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर की स्ट्रेटजीज टू नेविगेट चेंज इफेक्टिवली। देखो यार, जो अभी हमने पढ़ा वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक ही था, बट वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए था। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में स्पेसिफिकली बोलता है क्वेश्चन कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर हम चेंजेस को कैसे मैनेज करें, तो आपको अभी ऊपर वाला आंसर लिखना है। और अगर आपसे पूछता है कि यार बताओ कि हम चेंजेस को नेविगेट कैसे करें इफेक्टिवली, ठीक है ना, तो आपको नीचे वाला आंसर लिखना है। ये थोड़ा सा, ये वाले जो टॉपिक्स हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट आई वुड सजेस्ट कि मैंने इसकी ना एक एग्जाम बूस्टर बैच में क्वेश्चन बैंक वीडियो भी डाली हुई है, तो आपको सारे टाइप से क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर लिखना है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दी है जिसका नाम है सैबियो। सैबियो क्या कहता है कि पहले एस मतलब स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई सबसे पहले ना आप आपसरी में स्पेसिफाई कर दो कि जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं, हमें उससे क्या मिलेगा ये करके। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंडेड आउटकम एंड व्हाट आर द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड। अगर अपने को ये चीज के आंसर मिल जाएंगे तो हम आपसरी के अंदर नहीं एटलीस्ट झगड़ेंगे कि हम ये चेंजेस क्यों लाना चाह रहे हैं। देन सेकेंड, ए सैबियो का एस के बाद आता है ए का मतलब है ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। ठीक है, ए का मतलब है ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। इसका मतलब है कि यार कभी भी आप जब चेंज लाना चाहो ना, तो यार एकदम से किसी को शॉक नहीं देना चाहिए। आपको एकदम ऑनेस्टली अपने एम्प्लॉयज से, अपने लोगों से डिस्कस करना चाहिए, उनको मीटिंग करनी चाहिए उनके साथ, उनको बताना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाना चाह रहे हैं। हम इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम आजकल जो नया ज़माना है उसके साथ मिलके चल पाए, हमारी एफिशिएंसी बढ़े और हमें जो आगे हमारा जो काम है वो और अच्छे तरीके से हो। उनके साथ ऑनेस्टली हमें डिस्कस करना चाहिए, तो ताकि वो भी हमारे साथ मिलके उस चेंज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करें। देन बी से बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो भाई ये तो आपको हर चेंज के अंदर हमें पता है कि जब भी आप कहीं पे चेंज लाना चाहोगे तो कोई ना कोई लोग ऐसे आएंगे जो रेजिस्ट करेंगे चेंज को, तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। हैव अ स्ट्रेटजी इन प्लेस फॉर डीलिंग विद सच रेजिस्टेंस। देन आई से क्या है सर, इम्प्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली। तो यार कभी भी जो चेंज है वो एकदम से मत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहो, ताकि एम्प्लॉयज को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल पाए उस चेंजेस को। एंड देन ओ से है ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। जब आप चेंज लाते हो तो यार कोशिश करो कि आप एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बना दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नए लोग हायर करो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकें। ऐसा मत करो कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है आप उनको निकालना शुरू कर दो और जो नए एम्प्लॉयज हैं आप उनको ले आओ और उनकी जगह उनको बिठा दो जिनको काम आता है। आप जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं को ही ट्रेन करो, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छे से बना रहे। तो यहाँ पे अपन आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके सितंबर 25 एग्जाम से पहले मैं चैप्टर 5 की 2 वीडियोस और लाऊंगा, जिसमें आपके सारे ए कैटेगरी टॉपिक्स जो होंगे फिर चैप्टर 5 के अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग हार्ड। बाय बाय।